फिर कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें कि वर्ड्स में कहाँ कहाँ ये है, तो देखते हैं। कह रहा है द वर्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर हम ये बात करें कि वर्ल्ड में जो मेजर इंडस्ट्री हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, वो किन चीज़ों की हैं, तो वो है आपकी आयरन की, ठीक है, आयरन की इंडस्ट्री मिलेगी, स्टील की इंडस्ट्री मिलेगी, टेक्सटाइल, ठीक है, जो कपड़े की इंडस्ट्रीज मिलेगी, एंड फिर कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत वाली इंडस्ट्रीज मिलेंगी। आप देखोगे बेसिकली चीज भी इन सबों का होता है। जैसे मान लो आयरन और स्टील, ये दो चीजें बहुत मेन है। क्यों? क्योंकि ये बाकी इंडस्ट्री के लिए एज अ बैकबोन है। क्योंकि कहीं भी इंडस्ट्री बनाओगे तो वहां मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। अब मशीनें प्लास्टिक की तो बनाओगे नहीं, वो आयरन या फिर स्टील, इन्हीं सब चीजों का, मेटल्स का ही बनाओगे। तो इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये सब हैवी इंडस्ट्री है और सबसे मेजर इंडस्ट्री मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्सटाइल, ठीक है, कपड़ों उपड़ों की इंडस्ट्री। आप देखोगे अब कपड़े भी जरूरत होती है, नेसेसिटीज इसकी भी बहुत ज्यादा होती है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफी अच्छी खासी मेजर ग्रोथ कर चुकी है। फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो आप आई थिंक कि इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी आज के ज़माने में कितना इंपॉर्टेंस रखती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं या फिर कोई भी डेवलपमेंट होती है, तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये भी आज के समय में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। फिर कह रहा है कि एक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है? इसको हम सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। इमर्जिंग का मतलब होता है उभरना, ठीक है। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज रहती हैं वो धीरे धीरे क्या करती हैं, अपना अपनी जो भी टेरिटोरियल होता है या फिर जो भी उनका प्रोसेस हो, तो उसका थोड़ा थोड़ा ब्रॉड कर दी जाती हैं। डे बाय डे थोड़ा उनमें ग्रोथ देखने को मिलता है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो उसी को बोल रहा है यहाँ पे कि वो क्या है, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। धीरे धीरे बड़ा होते जा रही है, उसमें और मैन पावर्स आ जाएंगे और इंडस्ट्रीज और मशीनरीज आएंगी, ठीक है। और अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसमें चीजें बनाई जाएंगी या फिर चीजों को प्रोड्यूस करके एज अ फिनिश्ड गुड बनाया जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। देखो वो जो कंट्रीज है ना, ये जो कंट्रीज के नेम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्रीज किस चीज की देखने को मिलती है, आपकी आयरन की, स्टील की, ठीक है। ये दो मेजर चीजों की इंडस्ट्रीज आपको इन सारे कंट्रीज में देखने को मिलेगा। समझ में आया? फिर कह रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये हमारे इंडिया में हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। आप देखोगे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं ये साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर आयरन स्टील की बात करें तो ये ज्यादातर आपके यूरोप में देखने को मिल रहे हैं। फिर कह रहा है कि जो मेजर हब है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, उसकी अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे पहले आप जान लो कि ये सिलिकॉन वैली पे है, ठीक है, जो कि सेंट्रल ऑफ कैलिफोर्निया। ये किसका स्टेट है? यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट माना जाता है, जिसकी एक जगह है सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे मेजर इंडस्ट्री स्टैब्लिश है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडिया में बात करें तो आप बेंगलोर को मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्यों, बेंगलोर को भी क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो हमारे बेंगलोर में पाई जाती है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद आता है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसको देखते हैं। कह रहा है स्टील इज अ टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड। ये बहुत टफ होता है, ठीक है, एक तो बहुत टफ होता है और इसको बहुत आसानी से एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उसको कट करके या फिर उसको पिघला के या फिर मेड करके, ठीक है, इसको वायर में भी बना पाते हैं हम। तो इसीलिए ये सब इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। कह रहा है स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। देखो अब स्टील से आप देखोगे बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन मानते हैं, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा कि स्टील को क्या कहते हैं, आज के समय की मॉडर्न युग की ये क्या है, बैकबोन वाली इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। कह रहे बिफोर 1800 एडी, अगर 1800 एडी के पहले की बात करें तो आयरन एंड स्टील ये सब क्या होते थे, वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती थी? जहाँ पे रॉ मटेरियल्स पाए जाते थे, वाटर सप्लाई या फिर वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ होती थी, वहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है इनको ज्यादातर। अगर हम इंडिया की बात करें तो कह रहा है कि टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, ये 1907 में आपको जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कौन कौन से रिवर के किनारे?
वहाँ स्वर्णरेखा और खारकी, ये दो रिवर्स थी जो झारखंड में आपकी आती हैं, उनके किनारे पे इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो इजिली लेबर मिल जा रहे थे, फिर वाटर की अवेलेबिलिटी थी जिससे पावर जनरेशन भी बहुत अच्छे खासे से हो जाता था। तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ रॉ मटेरियल्स बहुत इजीली मिल जाते थे, ठीक है, और ये हैवी इंडस्ट्री मानी जाती है। तो इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह हम इनको ट्रैवल वो कैरी करके तो ला नहीं सकते हैं, इसीलिए ये सब इंडस्ट्रीज आपके रॉ मटेरियल्स के पास में ही स्टैब्लिश की जाती हैं। समझ में आया? फिर आता है आपका पिट्सबर्ग, कह रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये सिटी है कहाँ पे? ये है आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। फिर अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वहां पे आपको कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये आपका एक लेटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है वेव, ठीक है, बुनना। इसका मतलब क्या होता है? आप बुनते हो ना, जैसे ऊन को बुनना हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब वही होता है। फिर कह रहा है द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। देखो पूरी दुनिया में अगर ये बात किया जाए कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन है, तो वो है आपकी कॉटन की, ठीक है। कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी है। वहीं अगर बात करें इसकी, तो कह रहा है कि द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट द फोर्ट ग्लोस्टर, ठीक है। कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? फोर्ट ग्लोस्टर में। ये कहाँ पे है? आपका कोलकाता में आता है। और ये कब हुआ था? आपका 1818 में। तो इससे आप क्या देख सकते हो कि आप 1818 में कोलकाता के पास, ठीक है, एक फोर्ट ग्लोस्टर नाम की जगह है, वहां पे सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया था। और आप आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि इस्टेब्लिश करने वाला कौन रहा होगा। फिर उसके बाद आता है द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। देखो यहाँ पे इस्टेब्लिश तो किया गया था, बट उस तरह से वो चल नहीं पाई, ठीक है, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया गया था कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करेंगे, इससे टेक्सटाइल कॉटन गुड्स बनाएंगे, तो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाई वहाँ पे इंडस्ट्री, इसीलिए वो फेल हो गया। लेकिन सबसे उसके बाद क्या हुआ कि सक्सेसफुली कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे मैकेनाइज्ड किया गया? वो है आपकी मुंबई में। और वहाँ कब किया गया? 1854 के आसपास में ये किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, जो कि आपकी साबरमती रिवर के किनारे सिचुएटेड है, ये गुजरात में आता है आपका। वहाँ पे क्या किया गया? फर्स्ट मिल वाज इस्टेब्लिश इन 1859। इट सोन बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। देखो पहले तो मुंबई में किया गया सक्सेसफुली, उसके पहले फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था बट वो सक्सेस नहीं हुआ था। और दूसरी बार आपका अहमदाबाद में किया गया, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट किया गया, वो जब सक्सेसफुली रन कर गई, तो फिर जस्ट उसके बाद अहमदाबाद में किया गया। और वहाँ यहाँ पे चीज़ें इतनी सक्सेसफुली क्यों डेवलप हो पाई? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, और कॉटन के लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल वही होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कॉटन उस समय। तो इजिली कॉटन की अवेलेबिलिटी थी, तो इसीलिए इन जगहों पे ये सक्सेसफुली रन कर पाई। वहीं कोलकाता में उतनी कॉटन प्रोडक्शन तो होता नहीं है, ठीक है, वहाँ की क्लाइमेट वैसी है नहीं, कॉटन के लिए सुटेबल नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे फेल कर गई। बट यहाँ पे क्या हुआ? ये सक्सेसफुली रन की। फिर अगर हम बात करें वर्ड्स में, तो आप ओसाका, जो कि आपको जापान में देखने को मिलता है, जापान का एक स्टेट है, वहाँ उसको कह रहा है कि ये मैनचेस्टर माना जाता है जापान का भी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जैसे मैनचेस्टर आप देखोगे, इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो गया, जापान का यहाँ आपका ओसाका हो गया, फिर चाइना का संघाई हो गया, ठीक है। तो मैनचेस्टर एक जगह का नाम है जो कि आपका इंग्लैंड में पड़ता है, और वो क्यों जाना जाता है? अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से जाना जाता था मैनचेस्टर। इसीलिए अगर हम किसी कंट्री को मैनचेस्टर ऑफ द उस कंट्री बोलते हैं, तो इसका ये मतलब है कि उस सिटी पे कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया? फिर आगे कह रहा है कि द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। देखो अब जापान, आप जानते हो कि बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री तो है नहीं, तो इसीलिए इसके पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कॉटन की हो गई या फिर किसी और भी चीज़ की हो गई जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वर्क में आता है या फिर एज अ रॉ मटेरियल आता है, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी इसको मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है इंपोर्ट करके चीज़ों को, ठीक है। रॉ मटेरियल अपने आसपास की कंट्री से मंगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे, और फिर उनको फिनिश्ड गुड बना के एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर कह रहा है कि अगर कॉटन की इम्पोर्टेड की बात करें,
तो ये इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए, ठीक है, इन सब कंट्री से ये जापान क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और फिर जब फिनिश्ड गुड बन जाता है तो फिर आप देखे होगे कि इन्हीं कंट्री को सेल भी कर देता है। फिर कह रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है ये आखिर ओसाका में डेवलप कैसे हुए, तो वो होते हैं आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से। ज्योग्राफिकल फैक्टर जैसे वहाँ की लैंड वैसी सुटेबल रही होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ठीक ठाक रही होगी, ठीक है, फिर आसपास के रिसोर्सेज या फिर रॉ मटेरियल्स क्या है तो ये भी ठीक ठाक कंडीशन में मिल गया होगा, इसीलिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ओसाका जो है जापान की मैनचेस्टर सिटी बन के रह गई। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको अच्छे से नहीं समझ में आती हैं या फिर बिल्कुल नहीं आती हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।